आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, वो एक अंधेरी और सुनसान रात थी। जितनी दूर नजर जा रही थी सिर्फ घना काला अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। इस अंधेरी रात में बस मेरे ट्रक की हेडलाइट का ही एक सहारा था। NH 52 की उस सुनसान सड़क पर पुराने गाने सुनते गुनगुनाते हुए मैं और मेरा हेल्पर जावेद अपनी मस्ती में मस्ती से ट्रक चला रहे थे। झालावाड़ जिले में एक पावर प्लांट पर हमें एक मशीन पहुंचानी थी। रात के करीब अभी 2:30 बजे होंगे और अभी हमारी मंजिल अंदाजन 180 किलोमीटर दूर थी। करीबन 8 से 9 घंटे से लगातार ट्रक चलाने की वजह से अब मुझे थकान और नींद दोनों ही एक साथ हावी होने लगे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक छोटी सी चाय की टपरी नजर आई। उसे देखते ही वक्त को जरा भी बर्बाद ना करते हुए मैंने गाड़ी को साइड में लगाकर जावेद से कहा कि उस टपरी से 5 से 6 कप चाय पैक करा लें। जावेद के उतरने के साथ ही मैंने भी गाड़ी को चालू छोड़कर पीछे की सीट पर लेटने की सोची। फिर कुछ 10 से 15 मिनट मैंने कमर सीधी की और इतने में ही जावेद भी आ गया। हम दोनों ने अपने अपने ग्लास में चाय डाली और सामान में रखे हुए टॉस निकालकर खाने लगे। यकीन करना दोस्तों, मैं पिछले 15 सालों से ट्रक का सफ़र कर रहा हूँ। 10 साल हेल्परी और उसके बाद से ड्राइवर बनकर मैंने भारत के हर राज्य में सफ़र किया है और हर जगह के खाने और चाय का स्वाद ले चुका हूँ, पर इतनी प्यारी मसालेदार चाय मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं पी थी। उस चाय का स्वाद मेरी जुबान को आज भी याद है। चाय खत्म होते ही मैंने फौरन ही जावेद को दोबारा से उस टपरी पर जाकर थोड़ी चाय और लाने को कहा। पर दोस्तों, वहाँ पहुँचते ही जावेद ने मुझे फ़ोन करके बोला, अरे उस्ताद जी, यहाँ से तो टपरी ही गायब हो गई है। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसे डांटते हुए बोला कि अबे चाय में भांग मिलाकर लाया था क्या? इतनी सी देर में कोई टपरी भला कैसे गायब हो सकती है? पर जब वो अपनी बात पर ही टिका रहा तो मैंने खुद वहाँ पर जाकर देखने की सोची और जैसे मैंने गाड़ी से निकलकर जावेद की ओर अपने कदम बढ़ाए तो वहाँ सच में कोई टपरी थी नहीं। आसपास टॉर्च मारकर देखने पर पता चला कि हमने जहाँ वो टपरी देखी थी वहाँ पर अब खाई थी। असमंजस और डर की स्थिति में हम भागते हुए ट्रक में चढ़े और वहाँ से सीधे प्लांट पर रुके। डिलीवरी पूरी करके हम दोनों ने कुछ देर वहीं आराम किया और सुबह निकलने से पहले वहीं के एक कर्मचारी को पिछली रात की घटना बताई। फिर सारी बात गंभीरता से सुनकर उसने मुझसे कहा कि हमारा सामना खुदा की एक मखलूक जिन्नात से हुआ था। क्योंकि वो अच्छे जिन्नात थे इसलिए हमें कोई परेशानी नहीं हुई और मनी मन उन जिन्नातों से शुक्रिया अदा करने को बोला। वहाँ से निकलने में हमें दोपहर हो गई थी और हम सीधे जयपुर के लिए निकल गए। जयपुर पहुंचकर गाड़ी लोड करा के हमें झारखंड जाने को कहा गया। इसी तरह एक के बाद एक डिलीवरी पूरी करते हुए मेरा काम अच्छे से चलने लगा और एक दिन मैंने अपनी खुद की गाड़ी खरीद ली। हालांकि वो एक पुराना ट्रक था पर मेरे लिए तो किसी महल से कम नहीं था। मैं और मेरा हेल्पर जावेद अपनी मस्ती में हमारे नए ट्रक से डिलीवरी करते और वक्त के साथ हमारी आर्थिक स्थिति में भी बहुत सुधार आ गया। पर वो कहते हैं ना, एक बार नज़र लगने की देरी होती है। फिर एक दिन की बात है, मैं मंडी शहर से डिलीवरी पूरी करके लौट रहा था। अक्सर हम ट्रक ड्राइवर कुछ ढाबों को नज़र में रखते हैं जहाँ का खाना अच्छा और सस्ता हो, साथ ही नहाने और वॉशरूम की सुविधाएं भी। मंडी शहर के रास्ते में ऐसा ही एक ढाबा मेरी नज़र में था, पर पता नहीं कैसे उस दिन वो ढाबा बंद था, जिस वजह से हम आगे बढ़ चले और ट्रैफिक से बचने के लिए एक अनजान सड़क पर निकल गए। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद अब दिन ढलने लगा था। तभी मेरी नज़र दूर से चमकते हुए छोटे छोटे बल्बों पर पड़ी। देखकर साफ समझ आ रहा था कि वहाँ पर एक ढाबा मौजूद होगा। गर्मियों का वक्त होने की वजह से दिन भर गाड़ी चलाते हुए मुझे बहुत ही पसीना हो गया था, इसलिए फौरन उस ढाबे पर गाड़ी खड़ी करके मैंने नहाने की जगह का पता किया। अगर उस ढाबे और जगह के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊं तो घने पेड़ों के बीच से जाती कच्ची सड़क के किनारे बांस और पाल से उस ढाबे का ढांचा खड़ा किया गया था। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ ज़्यादा लोग आते नहीं हैं और वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी जगह है। जिन खाटों पर बैठकर लोग खाना खाते थे उन पर भी वक्त की मार साफ साफ नजर आ रही थी। बहरहाल मैंने अपना नहाने का सामान लिया और वहाँ काम कर रहे बच्चे के बताए मुताबिक ढाबे के पीछे वाले जंगल में कुछ 20 से 25 फीट दूरी बनी एक टंकी के पास जा पहुंचा। अंधेरा भी धीरे धीरे उस जगह को
अपने आगोश में लेने लगा था, इसलिए जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके मैं लौटने लगा। तभी लकड़ियां टूटने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। हालांकि ये कोई बड़ी या डराने वाली बात नहीं थी, पर जिस माहौल में मुझे ये आवाज़ सुनाई दी थी वो यकीनन डरा देने वाली थी। एक मन कर रहा था कि सीधे अपने रास्ते की ओर चलता रहूं, वहीं दूसरी तरफ आवाज़ का कारण जानने की उत्सुकता भी मन में बढ़ती चली जा रही थी। जी हाँ, आप सभी ने सही सोचा। मैं ढाबे की तरफ ना जाकर जिस तरफ से मुझे उन लकड़ियों के टूटने की आवाज़ आई थी, मैं उस ओर मुड़ गया। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ तो नज़र नहीं आ रहा था, पर अपने मोबाइल की हल्की सी रोशनी में मैंने उस आवाज़ का पीछा करना जारी रखा। कुछ 5 मिनट ही गुजरे होंगे और वो आवाज़ अचानक से गायब हो गई। मुश्किल से 10 कदम बढ़ने के बाद मैं हर दिशा में अपने मोबाइल की टॉर्च से देखने लगा और तभी मेरे पैर में एक तीखा सा दर्द उठा। उस दर्द की चुभन से मेरी चीख निकल गई और जैसे ही मैंने अपने पैर पर लाइट मारी तो मैंने देखा कि मैंने एक टोटके पर अपना पैर रख दिया है। कीलों से भरे नींबू पर चढ़ने के कारण एक कील मेरे पुराने चप्पल से आर पार हो गई। हड़बड़ी में उस कील को निकालने के चलते मेरे खून की कुछ बूंदें भी उस टोटके पर जा गिरी। डर मेरे शरीर पर अब पूरी तरह से हावी हो गया था और अब मुझे मालूम भी था कि मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। पर ऊपर वाले पर भरोसा रखते हुए मैंने उस टोटके को वहीं छोड़कर मन में माफ़ी मांगी और लंगड़ाते हुए ढाबे पर पहुंचा। मुझे इस हालत में देखकर जावेद ने भी इस हालत का कारण पूछा, पर डर और दर्द के मारे मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। थोड़ी देर में हमारा खाना भी तैयार हो गया था और बेमन से थोड़ा खाना खाकर साथ ही रात के लिए कुछ खाना पैक करके हम दोबारा से ट्रक में बैठ गए। क्योंकि मेरे पैर में दर्द ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने जावेद को गाड़ी चलाने और किसी क्लिनिक तक पहुंचाने को कहा। थोड़ी देर में मुझे समझ में आ गया कि इस रास्ते पर गाड़ी लाकर हमने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि ये रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत देर लगातार गाड़ी चलाने के बाद हम दोबारा से उसी ढाबे के सामने जा पहुंचे। अब ये देखकर मैंने जावेद को डांट लगाई, क्योंकि मुझे लगा कि उसने कोई गलत मोड़ ले लिया है। पर नरम और दबी हुई आवाज़ में उसने मुझसे कहा, उस्ताद जी, मैंने तो कोई मोड़ लिया ही नहीं है, हम तो बस सीधे चले जा रहे हैं। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक साफ नजर आ रही थी, जिस कारण मुझे उसकी बात पर भरोसा करना ही पड़ा। अब मेरी नज़र पूरी तरह सड़क पर थी। वो सच में सड़क पर गाड़ी को सीधा चला रहा था, पर लगातार हम घूम फिर के एक ही जगह पर पहुंच रहे थे। 2 से 3 बार जब गाड़ी उस ढाबे के सामने से निकली तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि हम एक छलावे के जाल में फंस चुके हैं। जावेद का चेहरा भी अब डर से पीला पड़ने लगा था। गाड़ी में बैठने के बाद मैंने चोट को साफ करके मेरे पास रखी पट्टी उस पर बांध ली थी और दर्द की दवाई भी खा ली थी। मेरे पैर के दर्द में भी अब मुझे काफ़ी आराम लग रहा था। अतः मैंने जावेद को गाड़ी रोककर बिना बाहर निकले सीट बदलने को बोला और अपने फ़ोन में आयतुल कुर्सी लूप पर चला दी। केबिन में आयतुल कुर्सी की आवाज़ के साथ ही थोड़ी पॉजिटिविटी भी महसूस हुई। स्टीयरिंग हाथ में लेने के बाद मैंने मन ही मन चारों कुल पढ़ना शुरू किया और यहाँ से निकलने के लिए दुआ करने लगा। फिर कुछ किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद शायद ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली और फिर हम हाईवे पर निकल गए। उस जगह से निकलने में हमें रात के 3:30 बज चुके थे। सुबह होते होते मैंने एक अस्पताल के पास अपनी गाड़ी रोकी। ये देखकर पता चल रहा था कि वो अस्पताल भी काफ़ी साल पुराना था। शायद वो सरकारी अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग रही होगी। जंग लगे बोर्ड पर तो नाम समझ में नहीं आ रहा था, पर वहाँ की दीवारों से पपड़ी बनकर उतर रही कलर कोडिंग और जलती बुझती ट्यूबलाइट से वो सरकारी अस्पताल ही मशहूर हो रहा था। इमरजेंसी में जाकर मैंने अपनी चोट की अच्छे से पट्टी करवाई और एक टीटी का इंजेक्शन भी लगवा लिया। पर जब मैं दवाई लेने मेडिकल पर पहुंचा तो वहाँ कोई मौजूद ही नहीं था। फिर कुछ देर इधर उधर देखने के बाद मैं पलट कर जा ही रहा था कि पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। अनजान जगह पर अपना नाम सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहंसी दौड़ गई। डरते हुए मैंने गर्दन घुमाई तो मेडिकल के अंदर से एक आदमी मेरी दवाई की पर्ची पकड़े खड़ा था। उसे देखकर मुझे याद आया कि मैंने पहले ही अपनी दवा की पर्ची काउंटर पर रख दी थी और पलटकर जाते वक्त उसे काउंटर से उठाना भूल गया था। अस्पताल से निकलकर हमने एक ढाबे पर गाड़ी खड़ी की और दोनों गाड़ी में ही सो गए। दोपहर में मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिला। खाना खाकर हम ऑर्डर लोड करने पहुंचे ही थे कि जावेद के घर से फ़ोन आया।
कि उसके पिताजी की तबीयत गंभीर रूप से खराब होने की वजह से उसे फौरन ही घर जाना पड़ा। अब मैं ट्रक में अकेला ही रह गया था, पर ऑर्डर वक्त पर पहुंचाना था, इसलिए जैसे ही गाड़ी में सामान लोड हुआ तो मैं सीधे मंजिल की ओर चल दिया। फिर करीब आधी रात के वक्त मेरा ट्रक अचानक से बंद पड़ गया। मैंने 102 बार ट्रक की चाबी घुमाई तो एक अजीब सी आवाज़ होती, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। हाईवे पूरी तरह से सुनसान था। एक आधी गाड़ी गुजरती, पर वो भी अपनी रफ्तार से निकल जाती। पर अच्छी बात ये थी कि गाड़ी के बंद होने के बाद भी मैंने जैसे तैसे उसे साइड कर दिया था। जब कई बार कोशिश करने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हुई तो मैं स्टीयरिंग पर सिर रखकर खुद को कोसने लगा, क्योंकि सड़क पर मेरे अलावा और कोई मौजूद ही नहीं था। इसलिए सन्नाटा अपने सबसे खौफनाक रूप में फैला हुआ था, और अचानक से उस सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब और डरावनी औरत जैसी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। स्टीयरिंग पर सिर रखे हुए ही मैंने बाईं ओर देखा तो सामने का नज़ारा देखकर मैं अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर सका। मैली सी सफ़ेद साड़ी पहनी एक औरत बैठी थी। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। जो आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी वो आवाज़ उसी औरत की निकल रही थी। जैसे मेरे दिमाग को हालातों का जायजा हुआ तो मैंने अपनी सारी ताकत जुटाकर गाड़ी का दरवाज़ा खोल उससे कई फीट दूर भाग गया। कुछ देर में वो आवाज़ जैसे अचानक ही आई थी, उसी तरह वो गायब भी हो गई। फिर हिम्मत करते हुए मैंने फिर जब केबिन में देखा तो अब वहाँ कुछ भी नहीं था। खुद को संभालते हुए मैंने गाड़ी का बोनट खोला और जितना कुछ मुझे समझ में आता वो सब कुछ करके देख लिया था, पर ट्रक चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मेरे पास कोई तरीका भी नहीं बचा था, अतः मैं सड़क के किनारे चलने लगा। अब इसे ऊपर वाले का इशारा समझो या कुछ और। पास के पत्थर पर एक नंबर मैकेनिक के नाम से लिखा हुआ था। वक्त को ज़रा भी बर्बाद ना करते हुए मैंने फ़ौरन ही उस नंबर पर कॉल मिला दिया। कई बार कॉल करने के बाद बड़ी मुश्किल से मैकेनिक ने फ़ोन उठाया और सुबह ही आने पर अड़ा रहा। अब मेरे पास सुबह का इंतज़ार करने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। सुबह हुई तो मैकेनिक भी आ गया, पर यकीन करना जैसे उसने चाबी घुमाई तो पहली ही बार में गाड़ी स्टार्ट हो गई। हैरानी भरी नज़रों से गाड़ी को देखते हुए मैंने मैकेनिक को उसके पैसे दिए और अपनी मंजिल की ओर बढ़ चला। दोस्तों, पूरी रात खराब होने की वजह से मुझे डिलीवरी करने में देर हो गई, जिस वजह से मेरा काफ़ी नुकसान भी हुआ। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। एक के बाद एक अलग अलग दिक्कतें मेरे ट्रक में आती रही। कभी एक्सेल टूट जाता तो कभी एक साथ 2-3 टायर फट जाते। इसके साथ ही मुझे बंद जगहों में वो औरत भी अक्सर नजर आती। धीरे धीरे मेरा मानसिक संतुलन अब खराब होने लगा था। जो ट्रक ड्राइवर मेरे दोस्त हुआ करते थे, अब उन्होंने भी मुझसे दूरी बना ली थी। अगर मैं सोने के लिए लेटता तो मुझे कोई जोर से थप्पड़ मारकर उठा दिया करता था। उस टोटके पर पैर रखने की महज 8 दिन के अंदर ही मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि ना तो मेरे पास कोई काम था और ना ही पैसा। और मैं कितना भी नहा लेता, पर एक अजीब सी बदबू ने मेरे शरीर को जकड़ लिया था, जिस कारण लोग मुझसे दूर भागने लगे। सच कहूँ तो मेरी हालत सड़क के किनारे बैठे भिखारी जैसी हो चुकी थी। कई दिनों से ठीक से ना सोने की वजह से मेरी आंखें लाल रहने लगी। फिर एक सुबह मेरे एक पुराने क्लाइंट का मेरे पास फ़ोन आ गया। उन्हें अर्जेंटली एक बड़ा ऑर्डर पहुंचाना था। वो फ़ोन मेरे लिए अंधेरी ज़िंदगी को रोशन करने आई उम्मीद की एक छोटी सी किरण की तरह था। मैंने फ़ौरन ही खुद की हालत सुधारी और नहाकर गाड़ी में आयतुल कुर्सी चलाकर अगरबत्ती जलाकर सफ़र की दुआ की। उस दिन वो 15 घंटे का रास्ता मैंने सिर्फ 10 मिनट में पूरा कर दिया। हालांकि मुझे ज़्यादा पैसे नहीं मिले थे, पर इतने मिले थे जिनसे मैं गाड़ी की सर्विस करा सकूं। खुशी खुशी अपने घर जाते वक्त मुझे रास्ते के बीचों बीच वही औरत खड़ी हुई दिखी। उसे देखते ही मैंने फ़ौरन ही ब्रेक लगाए, पर गाड़ी उसके आर पार हो गई। अचानक ही ब्रेक लगने की वजह से गाड़ी स्किड करते हुए रुकी। गाड़ी के रुकने के बाद जैसे ही मैंने बाईं तरफ देखा तो वही औरत मेरे पास की सीट पर बैठी हुई थी। अचानक ही उसने मेरी गर्दन पकड़ी और ताकत से मुझे सामने वाले शीशे से बाहर निकाल फेंका। सड़क पर गिरते ही मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो कई लोगों की भीड़ ने मुझे घेरा हुआ था। लोग आपस में एक दूसरे को एम्बुलेंस बुलाने की कह रहे थे। मैंने उठने की कोशिश तो की, लेकिन एक आदमी भीड़ से निकल कर आया और उसने मुझे उठाकर डिवाइडर पर बैठा दिया। होश संभालने के बाद हाईवे पुलिस के अधिकारी ने मुझसे घटना की जानकारी मांगी, पर मैं उसे क्या बताता। मैंने उसे बहाना बनाया और कुछ देर में मैं वहां से निकल गया। अपने कमरे पर पहुंचकर मैं बिस्तर पर लेटा
और इतने दिनों से ना सो पाने की वजह से मेरी आंख जल रही थी। अभी मैंने बस आंखें बंद की थी कि तभी एक तेज थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा। थप्पड़ इतना तेज था कि मेरे कान से खून निकल गया। अब मेरे बस में नहीं था कि मैं इससे ज़्यादा सहन कर पाता। मन में ख्याल उमड़ा कि डर डर के जीने से अच्छा है कि मैं खुद को ही ख़त्म कर लूँ। अतः मैंने गाड़ी से रस्सी निकाली और खुद को फांसी लगाने वाला था कि मेरे कमरे का दरवाज़ा बजने लगा। दूसरी तरफ जावेद खड़ा था। जब उसकी आवाज़ मैंने सुनी तो भागते हुए दरवाज़ा खोल दिया और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। जावेद ने मुझसे कई बार पूछा, पर जब तक मेरा मन हल्का नहीं हुआ तो मैंने बस उसे कस के पकड़े रखा। आंसू मेरी आंखों से झरने की तरह बह रहे थे। वक्त का पता नहीं, पर जैसे तैसे कर जावेद ने मुझे चुप कराया और पानी पिलाकर मुझसे इस हालत की वजह बताने को कहा। उसके बार बार पूछने पर मैंने उसे सारी घटना विस्तार से बताई। सब कुछ सुनते उसने मेरा सारा सामान बांधा और मुझे सीधे अपने गांव ले गया। उस दिन से पहले मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जावेद का परिवार इन सब चीज़ों का उतारा भी करता है। जावेद के घर पहुंचने में हमें शाम हो गई थी। मगरिब के वक्त उसने मुझसे नहाने को बोला और फिर मुझे अपने साथ उसके घर के कोने में बने एक कमरे में ले गया। पूरा कमरा फूल अगरबत्ती और इत्र की खुशबू में महक रहा था। पश्चिम दिशा की ओर उस कमरे में एक छोटा सा प्लेटफार्म बना हुआ था जिस पर कई दरगाह वाली चादरें और ताज़ा फूल बिछे हुए थे। उसी के पास एक लोहे का मीट पॉइंट था जिसके ऊपरी छोर पर चांद की आकृति थी, साथ ही उस पर लच्छे बंधे हुए थे। वहां बैठते ही जावेद ने मुझसे बोला, देखो उस्ताद, अभी चाचा जी अंदर आएंगे और कुछ क्रिया करेंगे जिसे करने के बाद उनके शरीर में हाजिरी होगी और बाबा ही आपका इलाज करेंगे। बस आप घबराना मत। कुछ देर वहां बैठे रहने के बाद सफ़ेद कुर्ता पजामा और टोपी पहने हुए चाचा जी कमरे में दाखिल हुए। ताक में रखी काली शॉल उठाई और उससे अपने चेहरे को ढक लिया। फिर अपने दोनों हाथों पर इत्र लगाया और लोहे के पाइप को पकड़ के खड़े हो गए। शायद वो वहां खड़े होकर कुछ पढ़ भी रहे थे। अचानक उनका शरीर कांपा और तेज तेज सांस लेते हुए वो अपनी गद्दी पर बैठ गए। उनके बैठते के साथ ही जावेद ने मुझे उनके सामने जाने को कहा। जैसे मैं उनके सामने बैठा और मैंने सलाम किया कि उन्होंने जवाब के साथ ही मुझे मेरी गलतियां गिनना शुरू कर दिया जो मैंने बीते 10 दिनों में की थी। मैंने रोते हुए उनसे इस परेशानी का हल मांगा तो उन्होंने मुझे एक गिलास पानी दिया और 3 सांस में पीने को कहा। पानी पीने की मुश्किल से 5 मिनट के भीतर ही मुझे उल्टी का मन हुआ। जावेद मुझे पकड़ के पास की नाली पर ले गया और मैंने उल्टी करना शुरू कर दिया, जिसकी शुरुआत हुई गंदे बदबूदार और काले तरल से। फिर बालों का गुच्छा निकलना शुरू हुआ और आखिर में एक काला पड़ा हुआ नींबू मेरे मुंह से बाहर निकला। यकीन मानना दोस्तों, उल्टी करने के बाद मुझे काफ़ी सुकून महसूस हो रहा था और जैसे ही मैं दोबारा उनके सामने बैठा तो उन्होंने मुझे पास रखी इत्र की शीशी से थोड़ा इत्र अपने हाथों में लेकर कपड़ों पर लगाने को कहा। फिर इसके बाद उन्होंने मुझसे एक मटके में श्रृंगार का सामान, एक साड़ी और कुछ मिठाई रख उसके मुंह को लाल कपड़े से बांधकर उसी जगह पर रखकर आने को कहा जहां से इन सब चीज़ों की शुरुआत हुई थी। मैंने डरते हुए उनसे पूछा कि वहां जाकर अगर हम दोबारा से फंस गए और बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं मिल पाया तो ऐसी हालत में क्या करना बेहतर होगा। अतः उन्होंने इस परेशानी से निपटने के लिए मुझे एक काले धागे पर दम करके दिया और उसे अपने स्टीयरिंग पर बांधने का आदेश दिया। मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उन्होंने बताया था। रास्ते में कई जगह मुझे वो औरत नजर आई, पर इस बार वो मुझसे कुछ दूरी पर खड़ी हुई नजर आ रही थी। जैसे ही मैंने उस मटके को उस जगह पर रखा तो मेरे पलटने के साथ ही एक बहुत ही मीठी सी आवाज़ ने मेरा नाम पुकारा, पर इस बार मुझे पता था कि वहाँ कोई नहीं है और पहली वाली गलती मैं दोहराने वाला नहीं था। उनके दिए धागे ने भी बखूबी काम किया और मैं और जावेद एक ही बार में उस जगह से बाहर निकल आए। मेरा काम चलने में थोड़ा वक्त तो लगा, पर धीरे धीरे मैंने अपनी अच्छी सर्विस के चलते पहले वाले डीलर से अपने रिश्ते ठीक कर लिए और आज मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। मेरे खुद के 4 ट्रक हैं और जावेद आज भी मेरे साथ हेल्पर है। बस फ़र्क इतना है कि अब वो मेरा बिजनेस पार्टनर भी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें।